So let's start this our new chapter of history, that is the rise of nationalism in Europe. So चैप्टर का नाम ही खुद डिफाइन कर रहा है, राइज ऑफ नेशनलिज्म। नेशनलिज्म की भावना स्टार्ट होनी शुरू हो चुकी है, राइज होनी शुरू हो चुकी है। जो सिटीजन्स हैं, इन कंट्रियों के अंदर रहने वाले लोग हैं, उनके मन में कहीं ना कहीं ये विचार आ चुका है कि अब हमें क्या करना चाहिए, शुरू हो जाना चाहिए, अपने देश को नेशनलिज्म में कन्वर्ट करना चाहिए। दिस मीन्स दैट फाइनली हम डिक्टेटर गवर्नमेंट से शुरू करेंगे और कहां जाकर के एंड करेंगे, डेमोक्रेसी पर एंड करेंगे। डिक्टेटर गवर्नमेंट को हमें खत्म कर देना है और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को हमें एस्टेब्लिश करना है। इसकी शुरुआत यूरोप के अंदर हो चुकी है। इसी चैप्टर को समझने के लिए हमने यहाँ इंट्रोडक्टरी पार्ट रखा है अपना। सबसे पहला पॉइंट आपके बोर्ड पर लिखा हुआ है, नेशनलिज्म इन यूरोप। नेशनलिज्म यूरोप के अंदर से ये जो भावना शुरू हुई लोगों की कि देश को जो है नेशन करना है, मतलब एक नेशन के तरीके से हमें इसको बनाना है। ऐसा नहीं करना कि अलग अलग गुटों में इसको बांट दें, अलग अलग ग्रुप में नहीं बांटना, पूरे के पूरे देश को हमें एक ही नाम से जानना है। तो इसमें बताया गया नेशनलिज्म इन यूरोप की जो भावना कई सारी कंट्रियों को देखने से आई है। आप लोगों ने 9th क्लास के अंदर एक चैप्टर पढ़ा होगा, फ्रेंच रिवॉल्यूशन पढ़ा होगा, जिसके अंदर लुई 16 के बारे में पढ़ाया गया था। वहां पर अलग अलग तरह की फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट को एस्टेब्लिश किया गया। लुई 16 भी क्या कर रहा था, टैक्सेस को बहुत ज्यादा अच्छे रूप में लोगों के ऊपर लगा रहा था, और सबसे अच्छे तरीके से उसने किसके ऊपर लगाया था, थर्ड एस्टेट के लोगों के ऊपर, जो कॉमन पीपल थे उन्हीं को ही सबसे ज्यादा टैक्स बियर करना पड़ रहा था। याद रखिए हमने ये भी देखा, 90% ऑफ देयर टोटल इनकम वाज टू बी रिपेड इन द टैक्स। सारी की सारी उनकी जो 90% इनकम थी वो टैक्स को भरने में ही चली जाती थी। तो नेशनलिज्म की जो ये स्टार्टिंग हुई है, ये बेसिकली फ्रांस से हुई है। फ्रांस के बाद फिर जर्मनी में, जर्मनी के बाद इटली में, ब्रिटेन में, इस तरीके से आसपास की सारी जितनी कंट्रियां थी, सब ही सिटीजन्स ने ये सोचना शुरू कर दिया कि जब फ्रांस नेशनलिज्म को अटेन कर सकता है तो व्हाई डोंट वी, क्यों हम इसको जो है अटेन नहीं कर सकते। तो फ्रांस के अंदर सबसे पहले रिवॉल्यूशन करके नेशनलिज्म को गेन किया गया। फ्रेंच रिवॉल्यूशन की वो पूरी कहानी जो लुई 16 से लेकर के शुरू होती है और नेपोलियन बोनापार्टे पर जाकर के रुकती है, ये हमने पूरी कहाँ पढ़ी थी, 9th क्लास के फ्रेंच रिवॉल्यूशन चैप्टर में पढ़ी थी। मैं इसके ऊपर ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, क्योंकि अगर हम फ्रेंच रिवॉल्यूशन को ही ज्यादा पढ़ाने लगे तो फिर हमारा नेशनलिज्म इन यूरोप रह जाएगा। हालांकि हम इस चैप्टर को टच जरूर करेंगे, क्योंकि नेशनलिज्म को बताने के लिए कि कैसे नेशनलिज्म जो है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, नेशनलिज्म के अंदर क्या होता है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन का कुछ पार्ट में जो है आपको इस चैप्टर में पढ़ा होगा। दूसरा, इमर्जेंस ऑफ नेशन स्टेट, बोर्ड पर लिखी हुई सेकंड लाइन, इमर्जेंस ऑफ नेशन स्टेट, कि नेशन को जो है हमें एक, जैसे अलग अलग इंडिया भी है, इसके अंदर बहुत सारी स्टेट है, लेकिन ओवरऑल अगर हमारे से कोई पूछने लगे जब हम दूसरी कंट्री के अंदर जाएं तो हम क्या बताएंगे, वी आर इंडियंस, बताएंगे ना कि हम इंडिया से आए हैं। हम ये नहीं बताएंगे कि हम उत्तर प्रदेशी हैं, ये तो नहीं बताएंगे, हम लोग ये बताएंगे कि वी आर इंडियंस, हम इंडिया से आए हैं। सो स्टेट अलग अलग होने के बावजूद भी हम लोग यूनाइटेड हैं, हम लोग सभी क्या है, एक हैं। पहले ऐसा नहीं होता था। मल्टीनेशनल डायनेस्टिक एम्पायर हमारे देश के अंदर, जिसमें यूरोप में देखा गया है कि राजा रानी हुआ करते थे, वो देश को जो है अलग ही ढंग से चलाया करते थे। तो हम इसमें ये भी देखेंगे कि किस तरीके से देश को एक किया है नेशनलिज्म की इस भावना ने। तीसरा पॉइंट है, हाउ दीज थिंग्स इवॉल्व्ड, कैसे लोगों के माइंड में ये बातें आई कि हमें जो है डेमोक्रेटिक से डिक्टेटर से डेमोक्रेटिक की ओर जाना है। कैसे उनके मन में ये क्वेश्चन आया, कहां से उनके मन में ये बात आई कि अब जो है डिक्टेटर को हमें बिल्कुल खत्म कर देना चाहिए, डेमोक्रेसी को हमें एस्टेब्लिश कर देना चाहिए। कहां से आया, आपको पता है फ्रेंच रिवॉल्यूशन के अंदर जब लुई 16 आया तो उसने बहुत सारे टैक्सेस को इंट्रोड्यूस करा दिया था और ट्रेजर उसका खाली हो चुका था राजकोष, इसलिए उसने अपने ट्रेजर को भरने के लिए क्या किया, टैक्सेस लगा दिए। और टैक्सेस भी कहां लगाए, कॉमन पीपल के ऊपर सबसे ज्यादा लगाए। तो कॉमन पीपल क्या हो रहा था, उससे बहुत ज्यादा আহিत हो रहा था, बहुत परेशान होने लगा। इस वजह से उनके मन में क्वेश्चन आया कि अब तो सर से ऊपर जा चुका है पानी, अब वो कंडीशन आ गई है जब हमें राजा के खिलाफ रिवॉल्यूशन करना होगा। और जब उन्होंने रिवॉल्यूशन किया तो रिवॉल्यूशन करने से क्या हुआ, डिक्टेटर गवर्नमेंट को वहां से हटाया गया और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डेमोक्रेसी हुआ। तो वहीं से ही उनके माइंड में कहीं ना कहीं पॉइंट आना शुरू हो गया था कि अगर हम रिवॉल्यूशन करें, अगर हम लोग विद्रोह करेंगे, अगर हम लोग अपनी बातों को राजा के सामने रखेंगे, तो एक न एक ऐसा दिन आएगा जब हम अपनी बातों से क्या कर सकते हैं, दूसरे देशों को भी नेशनलिज्म अपने साथ जोड़ सकते हैं और राजा के सिस्टम को जो है खत्म कर सकते हैं।
इसके बाद क्वेश्चन आया चैलेंज। अब उनके पास क्या चैलेंज था? चैलेंज यही था कि किस तरीके से लोगों को एक करा जाए, क्योंकि डिक्टेटर गवर्नमेंट के अंदर एक पॉइंट होता है, दे कांट फॉर्म एनी एसोसिएशन। वो किसी ग्रुप को, किसी एसोसिएशन को नहीं बना सकते, कोई संघ नहीं बना सकते, क्योंकि अगर राजा को पता चल गया कि तेरे खिलाफ मिसकोट चल रही है, बहुत सारे लोग इकट्ठे हो रहे हैं, तो वो अपनी क्या करेगा, आर्मी को भेज करके उनको डिमोलिश करा सकता है, मरवा सकता है, रातों रात कुछ भी कर सकता है, क्योंकि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आंसरेबल तो होती नहीं, उसे किसी को जवाब तो देना कि तुमने ऐसा क्यों किया, तो वो कुछ भी कर सकता है रातों रात। इसी वजह से हमारे सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि राजा को ना पता चलते हुए भी हम सब लोगों को आपस में एक होना है और उसके ऊपर धावा बोलना है, आक्रमण करना है, या फिर उसके नियमों का खंडन यहाँ पर करना है। फिर लास्ट पॉइंट आपके बोर्ड पर लिखा हुआ है, पेंटिंग ऑफ फ्रेडरिक सोरियू। फ्रेडरिक सोरियू एक पेंटर है, आर्टिस्ट है, और उसने 1848 के अंदर एक पिक्चर बनाई। आप सबकी बुक में क्लियरली देखो, फर्स्ट पेज पर ये पिक्चर दी हुई है। इस पिक्चर में देखो क्या क्या दिया हुआ है, इसको पूरा डिस्क्राइब करते हैं हम। इसके अंदर एक स्टैचू ऑफ लिबर्टी दिखाया हुआ है, दिख रहा है सबको, व्हाइट से कलर का एक स्टैचू है, स्टैचू ऑफ लिबर्टी। और इस स्टैचू ऑफ लिबर्टी के साथ साथ नीचे ग्राउंड लेवल पे अगर आप देखें, एक बहुत लंबी कतार लगी हुई है, लंबी सी क्यू है, उसके अंदर बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं, और कुछ आदमी अपने हाथों में जैसे प्रोटेस्ट करते हैं ना, धरना देते हैं या प्रदर्शन करते हैं, तो झंडे, लाठियां या अपने सिंबल्स को ले लेकर के चलते हैं। इस तरीके से इस पिक्चर के अंदर दिखाया है। और अगर आप इस पिक्चर को स्टैचू ऑफ लिबर्टी से शुरू करें और चलते चले जाएं लाइन के अंदर, देखो कितनी दूर तक ये लाइन आपको इस पिक्चर के अंदर दिखाई दे रही है। दिख रही है कि एक देश नेशनलिज्म की ओर बढ़ना शुरू हुआ तो उसके पीछे कितने सारे लोगों ने उसे सपोर्ट करना शुरू किया, और एक देश नेशनलिज्म वो जो है डिक्टेटर से डेमोक्रेटिक हो जाएगा तो और भी सारे के सारे देश उसी का ही अनुकरण करते हुए, उसी को ही फॉलो करते हुए क्या चाहते हैं कि वो लोग भी डिक्टेटर से डेमोक्रेटिक की ओर बढ़ जाएं। और ऐसा ही होता है। फ्रेंच रिवॉल्यूशन पहला वो रिवॉल्यूशन था जो नेशनलिज्म को गेन करने के लिए किया गया, या फिर डिक्टेटर गवर्नमेंट को हटा करके डेमोक्रेटिक की ओर पहला वो कदम था। और फ्रांस जैसे रिपब्लिक हुआ, जैसे वो आजाद हुआ, जैसे वहां पर डिक्टेटर गवर्नमेंट को हटाया गया, डेमोक्रेटिक की एस्टेब्लिशमेंट किया गया, इसी तरीके से फिर ब्रिटेन के पास भी ये आइडिया आया कि जब फ्रांस ऐसा कर सकता है तो हम क्यों नहीं। इटली कहता है कि हम भी ऐसा कर सकते हैं। धीरे धीरे उन लोगों के माइंड में इस तरह का क्वेश्चन आना शुरू हो गया कि हम लोग भी अब रिवॉल्यूशन करके या फिर कोई ना कोई मार्च पास्ट करके या किसी भी तरीके से नेशनलिज्म को अटेन करेंगे। यही नेशनलिज्म इन यूरोप का इंट्रोडक्शन है। इस चैप्टर के अंदर हम पूरा का पूरा इसी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं।